हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ पाटनी। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि ये जो टॉपिक पे ये वीडियो बनाया गया है, ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही जल्दी जिस पे ये एप्लीकेबिलिटी है वो बहुत जल्द एप्लीकेबल होने वाला है। और इससे रिलेटेड लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। कुछ क्लैरिटी लोग चाहते हैं जो अभी तक आई नहीं है, बट इस वीडियो के थ्रू मैं चाहूँगा कि जो भी जनरल क्यूरोसिटी और लोगों के मन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं इस वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकूँ। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है 194 क्यू के ऊपर, जो कि है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। दोस्तों, इस सेक्शन को शुरू करने के पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो 194 क्यू का जो एक्सट्रैक्ट है फाइनेंस एक्ट में वो क्या बोलता है। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार 2021 का बजट हमारे मैडम निर्मला सीतारमण जी लाए थे। उसमें एक्चुअल वर्डिंग इस तरह से दी गई है। After Section 194P of the Income Tax Act, the following sections shall be inserted with effect from the 1st day of July 2021. Namely, 194Q1. Any person being a buyer who is responsible for paying any sum to any resident, hereafter in this section referred to as the seller, for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs rupees in any previous year, shall, at the time of credit of such sum to the account of seller or at the time of payment thereof by any mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding rupees 50 lakhs as income tax. दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्सट्रैक्ट पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने उसको तोड़ के भी बनाया। इसको पूरा ब्रेकअप करके देखते हैं ये सेक्शन आखिर हमसे चाहता क्या है। दोस्तों, a new section 194Q was introduced in budget 2021 which is about payment of certain sum for purchase of goods। मतलब ये जो पर्टिकुलर 194Q सेक्शन है, ये है कि आपको एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट काटना पड़ेगा जब आप पेमेंट करेंगे परचेज ऑफ गुड्स के समय। एज पर दिस सेक्शन, एनी पर्सन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ईओपी, बीओआई, बीइंग ए बायर, जो बायर है। अब यहाँ पे बायर को भी बहुत डीपली डिफाइन किया गया, जिसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी हम 194Q को डिफाइन करते हैं। As per this section, any person who is responsible for paying any sum for any resident, मतलब कोई भी अगर पर्सन हो जिसको कोई भी सम पे करना, कोई रेसिडेंट को, किसके अगेंस्ट, उसने कोई गुड्स खरीदे उसके अगेंस्ट, और अगर उस गुड्स की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है ना, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ सेलर, तो जब भी जो बायर है, जब भी वो सेलर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा उस अमाउंट से, या फिर उस अमाउंट का पेमेंट करेगा, जो भी इन दोनों में से पहले होगा ना, उस अमाउंट पे 0.1% टीडीएस काटेगा। और ध्यान रखिएगा, 0.1% कटेगा 50 लाख से ऊपर के अमाउंट का। इसको थोड़ा और अपन इजीली पढ़ेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि बायर को क्या डिफाइन किया गया। यहाँ पे बायर को बोला गया है, बायर मीन्स अ पर्सन whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। मतलब बायर वो रहेगा कि अगर आपकी सेल या ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर आपके बिजनेस से अगर 10 करोड़ से ज्यादा है ना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप इस 194Q की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर भी है, वो एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू उन पर्सन को भी डिफाइन कर सकते हैं जिसपे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जैसा कि एक जो टीसीएस का सेक्शन था 206C1H, उसमें भी जो डेफिनेशन थी बायर की, यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सेम है, बस में ऐसा क्या है, वो जो टर्नओवर की लिमिट है वो 10 करोड़ दी गई है। अब देखते हैं कि जैसा इसको टीडीएस कब काटना पड़ेगा, जो कि जनरली बाकी टीडीएस के सेक्शन में टाइम ऑफ डिडक्शन दे रखा है, वो ही सेम यहाँ पर भी दे रखा है। मतलब टाइम ऑफ डिडक्शन वुड बी अर्लियर ऑफ द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ सेलर, जब भी आप सेलर के अकाउंट क्रेडिट करेंगे या फिर जब इसका पेमेंट करेंगे कोई भी मोड से, बी कैश और क्रेडिट, बी कैश और बाय चेक, जो भी पहले होगा वो आपका टाइम ऑफ डिडक्शन कहा जाएगा। बट इसमें एक चीज बात बहुत गौर करने लायक है कि दिस पर्टिकुलर 194Q इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव प्रेजेंटली बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट। मतलब करंटली ये सेक्शन गुड्स के लिए एप्लीकेबल है और सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जो 50 लाख की लिमिट देखेंगे ना दोस्तों इस साल के लिए, वो सिर्फ गुड्स के लिए देखेंगे। अगर आपने सर्विस इंक्लूड करे तो सर्विस को इंक्लूड मत कीजिए, ओनली गुड्स की वैल्यू इंक्लूड कीजिए। अगर वो 50 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आप टीडीएस 194Q की एप्लीकेबिलिटी के अंदर आ जाते हैं।
अब ये देखते हैं कि हम TDS 194 क्यू के अंदर कब नहीं कटेगा। ये तब नहीं कटेगा अगर आपने उस पर्टिकुलर अमाउंट पे जिस पे हम TDS 194 क्यू पे एप्लीकेबिलिटी आ रही है, उस अमाउंट पे अगर पहले कोई भी सेक्शन के अंदर TDS कट चुका है ना, या फिर कोई भी TCS अमाउंट कनेक्ट हो चुका है एक्सेप्ट फॉर 2061H, उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट पे कोई भी प्रोविजन में TDS कट चुका है या फिर TCS कलेक्ट हो चुका है 2061H के अलावा, तो आपको वहाँ पे 194 क्यू के अंदर TDS नहीं काटना है। इसका मतलब ये है कि अगर it implies that if on a transaction a TDS or TCS is required to be deducted any under provision, then it would not be subjected to TDS under 194 क्यू। अब जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा था वो ये बोलता है कि अगर 2061H जो कि सेक्शन रिसेंटली आया था TCS के लिए, अगर आपका 2061H में कट रहा है ना TCS, तो यहाँ पे आपको सिर्फ TDS ही काटना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वो ट्रांजेक्शन 2061H TCS और TDS 194 क्यू दोनों की एम्बिट में आ जाता है, तो आपको 194 क्यू पे TDS काटना है या TCS कलेक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम देखते हैं इसका, अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं, अगर हम TDS नहीं काटते तो क्या होगा। सेम जो बाकी TDS सेक्शन में होता था वो वही नॉन कंप्लायंस दिखा हो सकता है यहाँ पे। इसमें ऐसा रहेगा कि अगर आपने 40 AI के अंडर ऐसा बोला जाता है कि आपको 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन डिसअलाउ कर देंगे। मतलब अगर आपने TDS नहीं काटा उस पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो जिस पे TDS कटना था ना उसका 30% अमाउंट आपको डिसअलाउ हो जाएगा 40 IA के अंदर, जो कि बाकी TDS सेक्शन में भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जनरली जो कॉमन क्वेश्चंस मार्केट पे हैं इस पर्टिकुलर 194 क्यू के रिलेटेड वो क्या क्या है। एक क्वेश्चन जो जनरली क्लाइंट्स पूछ रहे हैं, ये किस किस को एप्लीकेबल है, क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स को, फर्म्स को या सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल है। तो करंटली ये प्रोविजन हर पर्सन को एप्लीकेबल है, जो भी एसएससी हो, जो बायर की डेफिनेशन के अंदर गिर जाता है। दैट इज अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो इसको करंट ईयर में 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। करंटली कोई एक्सक्लूजन नहीं दिया गया, सबको एप्लीकेबल है अगर वो बायर की डेफिनेशन के अंदर आ जाता है। अब एक क्वेश्चन कॉमनली ये भी है कि ये गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, करंटली ये सिर्फ गुड्स को इंक्लूड कर रहा है, सर्विसेज को एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब क्या जरूरत क्या थी, इससे फायदा और नुकसान हो क्या रहा है 194 क्यू से। ये पर्टिकुलरली मुझको ऐसा लगता है प्रोस गवर्नमेंट मोर फ्रेंडली है। वो इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर TDS से गवर्नमेंट को हर महीने मतलब अपना पोर्शन मिल जाएगा इनकम का। अदरवाइज जो पोर्शन उसको एडवांस टैक्स के थ्रू मिलने वाला था वो उसको TDS के थ्रू हर मंथली मिल जाएगा। कॉन्स तो बहुत सारे हैं इसीलिए क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, प्रोफेशनल्स पे फालतू का एक बर्डन और बढ़ रहा है। कंप्लायंस का बर्डन वैसे ही हमारे पास इतना है, तो ये कंप्लायंस का बर्डन एक और बढ़ जाएगा। और ये कंप्लायंस तो बढ़ा दिया पर कोई टाइम लिमिट कोई एनहांस नहीं की गई है, तो इससे और हमारा कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ जाएगा। मतलब अनदर कंप्लायंस बर्डन है सिर्फ फ्रॉम प्रोफेशनल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, नथिंग एल्स। अब एक जो बर्निंग क्वेश्चन जो जनरली देखा जा रहा है, जो मैंने पहले बताया था 2061H और 194 क्यू में क्या खेल होगा, मतलब कौन किसको ओवरपावर करेगा। एक बार हम 2061H को ब्रीफली देख लेते क्या था। 2061H ये बोलता था, if the buyer is liable to deduct tax under any under provision of the goods purchased by him and the seller has deducted such amount। ये पर्टिकुलर 1 मिनट आप काट दो ये वाली शीट से। दोस्तों अब एक जो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन चल रहा है वो क्वेश्चन ये कि 194 क्यू और 2061H जिसको हमने पहले डिस्कस किया था, इनमें से कौन किसको ओवरपावर करेगा, किसका खिलाफ होगा। तो देखते हैं वेयर ट्रांजैक्शंस कवर्ड बाय बोथ द प्रोविजंस 194 क्यू एंड 2061H। तो यहाँ पे TDS TCS कौन काटेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर 2061H इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल हो रहा है जहाँ पे 194 क्यू का TDS भी कट रहा है, तो यहाँ पे TDS ही कटेगा, यहाँ पे TCS कलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि 194 Q5 यहाँ पे साफ साफ बोलता है कि अगर आपका कोई भी TDS कटा हो या 2060 के अंदर TCS कटा हो एक्सेप्ट फॉर 2061H, तो ही आपका TDS नहीं कटेगा, पर 2061H को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखा है। तो जी हाँ, अगर यहाँ पे 2061H और 194 Q आ गया तो 194 Q के अंदर TDS ही काटना पड़ेगा।
तो therefore the buyer shall have the primary and foremost obligation to deduct the tax and no tax shall be collected on such transaction under section 2061H। मतलब TDS ही काटना है और 2061H के अंदर TCS कलेक्ट नहीं करना है। बट अगर बायर यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाता है ना, तो सारी जो टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है वो सब सेलर पे आ जाती है। मतलब अगर द बायर फेल्स टू डिडक्ट टैक्स अंडर 194Q, then the seller has to make sure कि वो TCS कलेक्ट कराए 2061H के अंदर इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। The buyer and the seller might be in a uncertain condition as to who shall deduct the tax. The primary responsibility lies on the purchaser to deduct the tax. To avoid the ambiguous situation, the buyer may provide a declaration to the seller stating that he would be deducting the taxes at the time of booking the invoice or the time of making the advance payment wherever applicable. अब यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, आपके क्लाइंट्स के पास उनकी कंपनियों के एक नोटिस आ रहा है कि आप ये अपने आईटीआर जो प्रीवियस 2 साल के भरे हैं वो आप हमें भेज दीजिए। वो इसीलिए एक नया सेक्शन आया 206 AB एंड CCA। इसमें ये बोला गया है कि अगर आपने प्रीवियस 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे ना, तो आपको हायर रेट पे TDS काटना पड़ेगा। तो जो 0.1% है ना, वो ना होके 5% वाली हायर रेट तक पे आपको फिर TDS काटना पड़ेगा अगर आप आईटीआर प्रोवाइड नहीं करते या अगर आपने प्रीवियस 2 साल के इनकम टैक्स भरे नहीं है। और हाँ, ये जो प्रोविजन है 206 AA और CC वाला, ये 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन जो कॉमन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर मैं बायर हूँ, मैं यूएस से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या TDS काटना पड़ेगा पेमेंट करते समय? जी नहीं। वो इसलिए 194Q साफ बोलता है कि जो पेमेंट होना चाहिए वो रेसिडेंट सेलर को होना चाहिए। एंड सिंस जो यूएस वाली पार्टी होगी वो तो नॉन रेसिडेंट होगी, तो नॉन रेसिडेंट होगी तो यहाँ पे बायर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो TDS काटे। हाउएवर ऐसा हो सकता है कि 195 पे या तो 195 के अंदर या तो इक्विलेशन लेवाइस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे लग जाएगा, पर 194Q के अंदर आपको TDS तो नहीं काटना है। और अगर सपोज करिए अगर वो ट्रांजैक्शन हाई सी ट्रांजैक्शन है तो इस पे 194Q एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि जनरली हाई सी सेल वाला ट्रांजैक्शन को जो सेलर होता है ना, हाई सी सेल वाला, उसको रेसिडेंट माना जाता है। तो तब वहाँ पे 195 के अंदर 194Q के अंदर TDS काटना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि हमको किस डेट से ये 50 लाख वाला थ्रेशोल्ड है वो कब से देखना है उस पर्टिकुलर सेलर से बाइंग का। ये कुछ कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि सिंस ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है, तो लोगों में कंफ्यूजन है कि 1 अप्रैल की परचेज देखेंगे, 1 जुलाई की परचेज देखेंगे। आपको याद होगा सिमिलर कंफ्यूजन 2061H के समय भी आया था जब TCS आया था, तो लोगों में कंफ्यूजन था कि कब पूरा साल लेना है, एक 1 अक्टूबर वाला लेना है। तो जैसा कि क्लैरिफिकेशन 2061H में आया था कि जो हम पूरा सेल कंसिडरेशन पकड़ेंगे प्रीवियस ईयर की, वो हम 1 अप्रैल से पकड़ेंगे, क्योंकि पूरे साल भर के लिए। तो हम अप्लाइंग द सेम प्रिंसिपल, इट शुड बी कंक्लूडेड दैट थ्रेशोल्ड 50 लाख शुड बी कंप्यूटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। मतलब अगर कोई बायर ने 50 लाख की वैल्यू या उससे ज्यादा के गुड्स पहले ही खरीद रखे सेलर से ना, तो उसके अंदर TDS का प्रोविजन 1 जुलाई से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 1 जुलाई के बाद जो भी 50 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन होगा उस पर TDS काटना पड़ेगा। अब एक कॉमन क्वेरी ये भी आ रही है कि जो हम TDS काट रहे हैं वो क्या टोटल इनवॉइस पे काटेंगे, मतलब जिसमें GST भी इंक्लूड होगा, या सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे काटेंगे? अब एक सिमिलर इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कि TDS ग्रॉस पे इनवॉइस वैल्यू पे काटेंगे या टैक्सेबल वैल्यू पे काटेंगे, सेम कंफ्यूजन तब भी आया था TCS के समय। उस समय क्लैरिफिकेशन ये आया था, सिंस द कलेक्शन इज मेड विद रेफरेंस टू रिसीट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन, no adjustment on account of indirect taxes including GST is required to be made for the collection of tax under this provision। इसका मतलब अगर ये सेम प्रिंसिपल अगर हम GST का परचेज वैल्यू पे भी लगाते हैं, तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि TDS पूरी परचेज वैल्यू दैट इज इंक्लूसिव ऑफ GST उस पे कटेगा। एज सच कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, मगर अगर हम 2061H वाला सर्कुलर ध्यान से देखेंगे और सेम एप्लीकेबिलिटी यहाँ लेकर आते हैं ना, तो आपको जो इनवॉइस वैल्यू रहेगी जिस पे GST भी होगा उस पे आपको TDS काटना पड़ेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, बट वेरी श्योर गवर्नमेंट बहुत ही जल्द इसको लेके क्लैरिफिकेशन लेके आए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है और बहुत अमाउंट में डिफरेंस भी आ सकता है, क्योंकि GST अमाउंट आजकल बहुत
बड़ा हो जाता है अगर आपकी 50 लाख की सेल उस बायर से पहले ही है। तो अभी मेरे मेरे अकॉर्डिंगली जो आप टीडीएस काट रहे हैं, आप परचेज वैल्यू इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी काट लीजिए। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को सेल परचेज कर रहे हैं तो ये सेक्शन 194 एप्लीकेबल होगा नहीं होगा। अब जैसा हमने 194 क्यू की जो सेक्शन पढ़ा था उसमें साफ साफ बोला था कि जो टू डिस्टिंक्ट पार्टी सेलर एंड बायर होनी चाहिए जिसके अंदर ये ट्रांजेक्शन रिक्विजिट हो जाए। बट यहाँ पे सिंस ब्रांच ट्रांसफर है, ब्रांच ट्रांसफर के अंदर सेलर बायर तो होगा नहीं क्योंकि ये इसी पार्टी ही है। तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ब्रांच ट्रांसफर। मतलब अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में सेल परचेज ट्रांसफर कर रहे हो ना तो यहाँ पे आपको 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब अगर सपोज करिए एक सेलर की मल्टीपल यूनिट्स है और आप अलग अलग यूनिट से अलग अलग परचेज कर रहे हैं तो क्या हर यूनिट का एग्रीगेट करना पड़ेगा? जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो हम टीडीएस काट रहे हैं वो पैन आधा नंबर बेस पे काट रहे हैं डिडक्टर जो कि हम रहेंगे। तो अगर हमारी जो बाइंग है मल्टीपल यूनिट से 50 लाख की ज्यादा की हो गई है तो हमारी टीडीएस की लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। अब जो बाकी कंप्लायंस है वो सिमिलर है टीसीएस जो हमारे बाकी टीडीएस में थे, जैसे कि डिपॉजिट कब करना है, हमें जैसे कि ड्यू डेट कब है। जो अप्रैल टू फरवरी मंथ की ड्यू डेट थी 7th ऑफ मंथ इन विच टैक्स डिडक्ट उसके अगले मंथ की 7th पे, और मार्च मंथ की 30th अप्रैल सेम है। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर आपने टीडीएस पे नहीं किया? अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया ना तो 1% जो बाकी टीडीएस सेक्शन में था वैसा यहाँ पे सिमिलर पर मंथ का आपका इंटरेस्ट लगेगा। और आपने अगर डिडक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं किया तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से फेलियर का वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि सिमिलर है बाकी टीडीएस के प्रोविजन में भी। अब देखिए इसमें ड्यू डेट क्या है टीडीएस रिटर्न फाइल करने की, वो भी सिमिलर है जो बाकी टीडीएस सेक्शन में थी। हर क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ की आखिरी डेट, अप्रैल जून का 31 जुलाई, जुलाई सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर दिसंबर का 31 जनवरी, जनवरी मार्च का 31 मई। अब अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस पे क्या आपकी लाइबिलिटी आएगी? 200 पर डे। जी हाँ, ₹200 पर डे का जो बाकी टीडीएस में था 234 ई के अंदर सेम 200 रुपये पर डे यहाँ पर भी कटेगा। और ये अमाउंट जो है जो 1 लाख तक भी जा सकता है अगर आप फेलियर हो जाते हैं टीडीएस रिटर्न फर्निश के। अब इसको थोड़ा और क्विकली समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो मैंने बनाए हैं। सपोज करिए सेलर का टर्नओवर 9 करोड़ है और बायर का टर्नओवर 15 करोड़ है। मतलब सेलर है 9 करोड़ का है टर्नओवर, बायर का 15 करोड़ का टर्नओवर है, और हमारी जो रिसीट है वो 55 लाख तक की हो गई। तो इससे यहाँ पे बायर का टर्नओवर तो 10 करोड़ से ज्यादा हो गया और टैक्सेबल अमाउंट हो गई 5 लाख जिस पर हम टैक्स भरेंगे, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर की डेफिनेशन के अंदर आ गया। तो 50 लाख से एक्सीडिंग 55 लाख मतलब 5 लाख हो गया। 5 लाख पे 0.1% आपको टीडीएस जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2061 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टर्नओवर जो 10 करोड़ से पहले ही कम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर सेलर का टर्नओवर 15 करोड़ है, बायर का 9 करोड़ है, और जो हमारी टोटल पेमेंट है वो 55 लाख का है, तो क्या होगा? सिंस हमें बायर का टर्नओवर 10 करोड़ के कम है और सेलर का 10 करोड़ से ज्यादा है तो यहाँ पे 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बायर के 10 करोड़ से कम है तो बायर की डेफिनेशन आउट हो जाती है, 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 5 लाख पे जो कि 50 लाख से एक्सीडिंग है। हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए दोनों का, सेलर और बायर दोनों का टर्नओवर 15 करोड़ से ज्यादा है और जो हमारा टोटल पेमेंट है वो 55 लाख है। तो सिंस हमें बायर का भी 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, सेलर का भी 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा 194 क्यू और 2061 एच। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, जब भी दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो जाते हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 55 लाख का ट्रांजेक्शन है उस पर 50 लाख से एक्सीडिंग 5 लाख हो गया तो आपको 194 क्यू के अंदर 0.1% पे टीडीएस काटना पड़ेगा, और यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि एक्सेप्शन मैंने बताया। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये मेरा जो शॉर्ट वीडियो है आपको एक क्विक रेफरेंस और क्विक ग्लांस दे देगा इस पर्टिकुलर 194 क्यू सेक्शन के अंदर। सेक्शन नया है और आई एम वेरी श्योर इस सेक्शन को रिलेटेड बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आएंगे अभी, क्योंकि 2061H को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन थे, उसको भी लेके बहुत क्लैरिफिकेशन दिए थे। तो ऑब्वियसली ये कंप्लायंस बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, और तो आई एम वेरी होपफुल कि मैडम निर्मला सीतारमण जी हमको एक बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन देगी जिसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि क्या क्या एप्लीकेबिलिटी और बढ़ेगी या कम।
दोस्तों ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई एम वेरी श्योर कि आप मेरे को और आप सजेस्ट करेंगे कि मैं क्या किस चीज़ पे और वर्क करूँ। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय जय।